कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी की मौत की सजा दे दे तो उसे कोई बदल नहीं सकता। आप जानते हो कि सावित्री अपने पति को यमराज से बचा के लाई थी। हमें आज की जो कहानी है उसमें एक माँ अपनी बेटी को मौत के मुंह से बचा के लाएगी। एक देश जिसने इसकी बेटी को मौत की सजा दे दी है, अब वो भी वहां की सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये माँ रहती है भारत में, इसकी बेटी को सजा मौत की मिलती है दूसरे देश में। पहले तो ये माँ अपने दूसरे देश में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया उससे लड़ना है, और ऊपर से इस माँ को उस देश में जाना पड़ेगा बेटी को बचाने के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि उस देश में सिविल वॉर छिड़ा हुआ है, और सिविल वॉर में उस देश में जाने पे सभी देशों ने और इनफैक्ट इंडिया ने प्रतिबंध लगाया उस देश में जाने से। तो अब एक माँ जहाँ पे जाना मना है जिस देश में, वहां पे कैसे जाएगी और अपनी बेटी को मौत के मुंह से कैसे बचाएगी? आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे बदलेगी? तो हेलो एवरीवन, मैं विवेक सिंह में एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी को बढ़े, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी है भारत के रहने वाली निमिषा की। निमिषा, इसका पति का नाम टोनी थॉमस, और इनके दो बच्चे। ये लोग केरला में रहते हैं। केरला में एक जगह है पलक्कड़, यहाँ पे केरला में रहते हैं। अब ये जो निमिषा है वो पेशे से एक नर्स है, और इसके पति भी नॉर्मली जो जॉब करते हैं। लेकिन समय गुजरता है और इनकी जो मतलब चाहत होती है जो पैसे कमाने की, वो यहाँ पे भरपूर नहीं हो पाती। तो ये लोग 2011 में डिसाइड करते हैं, फैसला लेते हैं कि हम कहीं और चलते हैं, वहां पे शायद पैसे कमाए, हमारी लाइफ स्टाइल थोड़ी बेहतर हो। तो ये लोग 2011 में एक देश जाते हैं, यमन देश। और वहां पे जाके ये जो निमिषा है वो अपना एक हॉस्पिटल में जॉब पकड़ लेती है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, कुछ समय अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद थॉमस और उसकी बीवी निमिषा को एक बात का एहसास होता है कि हम जो सोच के यहाँ पे आए थे कि लाइफ हमारी इतनी अच्छी हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं होता है। अब उतनी अर्निंग नहीं हो पाती, उतने वो पैसे नहीं कमा पाते वहां पे रह के जितना उन लोगों का एक्सपेक्टेशन था। तो साल आता है 2014। थॉमस वापस आ जाता है केरला, और ये बीवी जो होती है बच्चों के साथ ही वापस आता है। इसकी बीवी कहती है कि ठीक है आप जाइए, मैं कुछ दिन और काम करके देखती हूँ, शायद कुछ और हो तो फिर मैं बताऊंगी, और नहीं तो फिर वापस आ जाऊंगी। तो अब 2014 में थॉमस उसके दो बच्चे वापस आ जाते हैं केरला, और उसकी बीवी वही रह जाती है, और हॉस्पिटल से तो कुछ खास अर्निंग हो नहीं रही है। अब ये जो बीवी है उसकी, वो चाहती है कि एक छोटा मोटा क्लिनिक, मेडिकल शॉप खोले। लेकिन वहां का कानून है कि कोई भी महिला, ये जो यमीनी में है महिला नहीं है, या फिर कोई भी शख्स जो यमीनी का नहीं है, वो कोई चीज मतलब अपना क्लिनिक वगैरह कोई भी चीज अपना ओपन नहीं कर सकता है। इसके लिए उसका यमीनी का होना जरूरी है। और कोई महिला है तो किसी यमीनी के एक व्यक्ति से शादी कर ले तो शायद वो कुछ काम कर सकती है, मतलब कोई शॉप खोल सकती है। तो वही जो इस हॉस्पिटल में काम करती थी, वहीं पे उसका एक अच्छा दोस्त बना था जिसका नाम हनन था। तो ये बोलती है यमिनी की, सॉरी, निमिषा, कि हनन, मैं एक शॉप खोलना चाहती हूँ, आइडिया बताती है, मेडिकल शॉप खोलना चाहती हूँ क्लिनिक, क्या तुम मेरा साथ दोगे? हनन को ये आइडिया पसंद आता है और कहता है ठीक है दूंगा। तो जो पैसा होगा वो मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसकी मालकिन तो तुम भी होगी। लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से तो यहाँ पे तुम नहीं खोल सकती हो, अपना नाम पे कुछ कर नहीं सकती हो। ये एक समस्या आती है। लेकिन एक इसी बीच इत्तेफाक से यहाँ यमन में ये जो उसका पति था टॉनी थॉमस, उसका एक दोस्त रहता है। उस दोस्त का नाम तलल्ला अब्दुल मेहंदी, ये नाम होता है उस थॉमस के दोस्त का। तो इसी बीच इसकी पत्नी को ध्यान आता है कि उसका एक पति का दोस्त है जो शायद मदद कर सके। अब ये जो निमिषा और हनन है, ये दोनों उसके दोस्त के पास जाते हैं, मतलब कि मेहंदी के पास। अब जाते हैं वहां पे, बताते हैं कि हमने ऐसा ऐसा सोचा है, क्या तुम मदद करोगे? तो वो डायरेक्ट इनकार कर देता है कि मैं तुम्हारी इस मामले में किसी तरीके से मदद नहीं कर सकता। अब एक टेंशन की बात है, तो फिर थोड़ा ये लोग चिंतित होते हैं। लेकिन पत्नी को एक सुझाव आता है, मतलब कि निमिषा को। वो कहते हैं ठीक है एक काम करो, और ये नहीं कर सकते तो एक छोटा सा मेरा काम कर दो कि जस्ट मुझसे फेक शादी कर लो। मतलब कि हम पति पत्नी नहीं रहेंगे, लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स हम बनवा लेते हैं कि हम दोनों पति पत्नी है,
जिससे मैं इस शॉप खोल सकूं और मैं मालकिन बन सकूं, ताकि गवर्नमेंट को दिखाऊं कि अगर हम दोनों पति पत्नी हो तो मुझे परमिशन मिल जाएगी। तो इस बात पे एग्री हो जाता है, ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बदले कुछ पेमेंट यानी कि कुछ पैसे लेंगे हम। अब इस डील ओके हो जाता है। मेहदी कहता है ठीक है शादी हो गया, शादी करेंगे लेकिन फेक शादी, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हो वो कर लेना, लेकिन इसके बदले हम कुछ पैसा लेंगे मतलब हर बार। तो डील ओके हो जाता है। इसके बाद मेडिकल शॉप खुल जाता है। मेडिकल खुल अब इसका शॉप खुल जाता है। मेडिकल शॉप खुलने के बाद अब ये जो हनन है वो और ये निमिषा अच्छे खासे अर्निंग करने लगते हैं, इस शॉप से अच्छे पैसे आने लगते हैं, शॉप चल पड़ता है। अब शॉप चल पड़ता है, इसी बीच जब ये मेहंदी है उसे बड़ा खिटपिट लगता है ये बात। अब उसे अफसोस होता है कि मैंने क्यों नहीं किया। अब इस चीज का वो फायदा उठाता है फेक शादी का। वो कहता है कि देखो फेक शादी हमने की, अब मुझे पैसे डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब कि इनके बीच जो डील हुआ था उससे 5 गुना ज्यादा पैसा अब इसे चाहिए मेहंदी को। ये तो भाई साहब बात गलत है, लेकिन फिर भी हनन और ये जो निमिषा है वो दोनों देते हैं, मजबूरी में देते हैं, देना पड़ता है। लेकिन ये रुकता नहीं है, इसकी डिमांडें बढ़ने लगती है। अब इन लोगों का मानना या सोचना या कोई भी ना, जाहिर सी बात है कि जितने पैसे आ रहे हैं सब इसी को दे देंगे तो हम क्या रखेंगे। और इस वक्त मैंने अपने लिए ओपन किया ना कि इसके लिए। तो समय गुजरता है तो इसी बीच इसका जो डिमांड है वो बढ़ने लगता है। तो अब इससे तंग आके इसकी जो निमिषा जो है उसकी नकली वाइफ, अब वो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करती है यामिनी पुलिस को कि देखिए ऐसा ऐसा बात है कि हमने एक फेक शादी की थी, अब इसे मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझे मारता पीटता भी है। अब इस बात को सुनते ही यामिनी पुलिस फौरन एक्शन में आती है और उस शख्स को यानी मेहंदी को जाके अरेस्ट कर लेती है। और ये अरेस्ट हो जाता है उसके बाद, लेकिन कुछ दिनों बाद बेल पे वापस छूट जाता है। ये छूट जाता है लेकिन इसका इरादा नहीं बदलता। इसका इरादा और वो मजबूत हो जाता है और ज्यादा इसे परेशान करने लगता है। अब परेशान करने लगता है, ये भी अब बहुत मतलब प्रताड़ित हो चुकी है ये सब चीजों से, और अब बहुत सोचते हैं कि क्या करूं। अच्छा होता क्या है कि इसी बीच अब सिविल वॉर वहां पे छिड़ जाता है, मतलब गृह युद्ध। और जब ये गृह युद्ध छिड़ जाता है तो अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे देश प्रतिबंध लगा देते हैं कि वहां से कोई वापस नहीं आएगा, और यहाँ से कोई मतलब मेरे दो उस देश नहीं जाएंगे यमनी। इसी बीच भारत जो है वो भी प्रतिबंध लगाता है कि यहाँ से कोई मतलब यमन नहीं जाएगा। तो अब ये जो पत्नी है इतना परेशान है, वो सोचते हैं काम करके सब बंद करके हम वापस देश जाते हैं अपना भारत। ये उसे पासपोर्ट चाहिए था, तो ये जब डॉक्यूमेंट साइन हुआ था और ये डील हुआ था मेहदी से इसका कि फेक था मैरिज वाला, तो उसमें उसने पासवर्ड निमिषा का रख लिया था। तब निमिषा को पासवर्ड वापस चाहिए मेहदी से, वो बोलती है लेकिन वो देता नहीं है। अब ये और समस्या, और वो उल्टा डिमांड करता है पैसों की। लेकिन अब करे तो करे क्या, वो देने के लिए रेडी है नहीं और पैसा इनके पास है नहीं। और जो बिजनेस था वो भी अब, जबकि गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर चल रहा है, तो वो बिजनेस भी ठप होने लगा था। अब इधर भी पैसों की दिक्कत, और इधर जो उसका पति था टॉनी थॉमस, वो भी कहता है कि ठीक है वापस आ जाओ तुम, लेकिन पत्नी आए तो आए कैसे, ना उसके पास पासपोर्ट है और ना ही उसकी शॉप इतनी अच्छी चल रही है। चलो पैसों का इंतजाम तो उसका दोस्त जो कि बहुत अच्छा दोस्त है हनन, वो कर देगा, लेकिन पासपोर्ट कहाँ से मिलेगा। लेकिन अब जबकि ये मेहदी उसका दोस्त था पति का, तो उसे पता था मतलब इसके निमिषा को पता था कि वो पासपोर्ट कहाँ रखा, अपने घर में ही रखा होगा। तो एक दिन ये निमिषा अपने सबसे अच्छे दोस्त हनन को बोलती है कि एक काम करते हैं, हम उसके घर जाते हैं और उसे मतलब बेहोशी की इंजेक्शन लगा, मेडिकल फील्ड में थी, नर्स थी, तो बेहोशी की इंजेक्शन लगा देंगे, फिर वो बेहोश हो जाए तो अपना पासपोर्ट लेके हम लोग वहां से निकल लेंगे और फिर मैं अपने देश चली जाऊंगी। तो हनन जी बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो इसी भी समय आता है जुलाई 2017। जुलाई 2017 में थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है मेहदी की। तो एक दिन अब ये जो पत्नी है वो सॉरी निमिषा जो है नर्स, वो जाती है उसके घर और देखभाल मतलब कि हाल चाल पूछने के लिए। इसी बीच मौका देखती है वो बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, तबीयत तो खराब होता है मेहदी का, तो वो इंजेक्शन लगा देती है और इधर बेहोश हो जाता है मेहदी। अब हनन और निमिषा पूरे घर को तलाशी लेते हैं और पासपोर्ट खोजते हैं। पासपोर्ट मिल जाता है।
लेकिन जब ये पासवर्ड खोज रहे होते हैं तो इसी बीच उन्हें कुछ एहसास होता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। तो वो लोग जाते हैं और चेक करते हैं मेहदी को, तो पता चलता है कि मेहदी मर गया। अब ये लोग डर जाते हैं, आखिर मेहदी मरा कैसे? तो मरने का एक कारण था मेहदी का कि ये जो नर्स थी, वो जल्दबाजी में बेहोशी का ओवरडोज दे देती है और जिसकी वजह से वो मर जाता है। अब ये लोग घबरा जाते हैं। अब घबरा के वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन 3-4 दिनों के अंदर वहाँ की पुलिस को सब इस बात पता चल जाता है और सीसीटीवी खंगालते हैं, फिर सब कुछ पता चल जाता है। तो हनन और ये जो निमिषा है, उनको गिरफ्तार कर लेती है वहाँ की पुलिस। अरेस्ट करने के बाद वहाँ की कोर्ट निमिषा को मौत की सजा यानी कि डेथ पेनल्टी और उसके हनन को उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाती है। और ये सजा जो है कि पहले तो लोकल गवर्नमेंट सुनाती है, फिर ये हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होता है। तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ की सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी होता है फाइनल कि इन्हें एक को जो कि निमिषा है नर्स, उसे डेट की मतलब कि मौत की सजा और उसके पार्टनर जो था हनन, उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाती है। अब ये सजा जब हो जाती है तो ये बात यहाँ इंडिया के लोगों को पता चलती है, इंडिया के लोगों मतलब उसके परिवार को, माँ बाप को, भाई को, पिता को। तो अब ये लोग केरला में एक मुहिम चलता है भारतीय लोगों के द्वारा। उस मुहिम का नाम था निमिषा सेव निमिषा इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल 2022। इसके तहत एक मुहिम भी यहाँ पे चलता है। अब ये मुहिम चलता है, लेकिन समस्या ये है कि एक तो 2016 में सिविल वॉर जो स्टार्ट हुआ था वो चलते रहता है। 2017 में मर्डर किया जाता है, फिर सजा कोर्ट सुनाती है और यह मुहिम चल रहा है। लेकिन अब कैसे लाया जाए, लेकिन अब कैसे बचाया जाए? कोई ऑप्शन तो है नहीं। वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सुना दिया है कि इसे मौत की सजा होगी। अब जो निमिषा की माँ होती है, वो यहाँ मतलब भारत के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है और वहां से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे यमन जाने की अनुमति दी जाए ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग पिछले साल नवंबर में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब ऑप्शन दिया था विकल्प के रूप में कि अगर आप अपनी बेटी को बचाना चाहती हैं, निमिषा की माँ को ऑप्शन मिला था, परिवार को ऑप्शन मिला था कि आप अपनी बेटी को बचाना चाहती हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है ब्लड मनी के, और ब्लड मनी का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बेटी मौत की सजा से बच सकती है और वो जेल से बाहर आ सकती है। अब आप सोचो कि ब्लड मनी होता क्या है और ये ऐसा कौन सा नियम है जिसके थ्रू कोई मौत से बच सकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद। तो बताओ ब्लड मनी का में का मतलब है कि अगर कुछ मुस्लिम देशों में या बहुत सारे मुस्लिम देशों में ऐसा नियम है, ब्लड मनी करके नियम है। इसके इसमें होता क्या है कि अगर जिस परिवार का मर्डर हुआ है, जिस परिवार में किसी शख्स का मर्डर हुआ है, तो वो शख्स का जो सबसे करीबी आदमी है, अगर वो उससे सामने वाला जो मर्डर किया उसका परिवार नेगोशिएट करता मतलब बातचीत करके कोई डील फिक्स करता है तो उसे छोड़ दिया जा सकता है। मतलब कि एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि अगर मैंने आपके परिवार में किसी को मारा और आपके परिवार में किसी को मारा, आप सबसे क्लोजेस्ट इंसान है उस इंसान के जो मरा, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, मेरा बेटा जो जो भी है मेरा, उसे माफ कर दीजिए, इसके बदले मैं आपको एक अच्छा खासा अमाउंट पे करूंगा। तो अगर आप ओके कर देते हैं तो आप कोर्ट में अपना बोलिए कि इसे छोड़ दीजिए, तो वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यहाँ पे टल सकता है, वो कोर्ट छोड़ देगी उसी शख्स को माफीनामा के माध्यम से। तो अब 2023 नवंबर में ये जो निमिषा की माँ है, वो सुप्रीम कोर्ट में, भारत की सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है कि मुझे जाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि जाना तो वहाँ पे प्रतिबंध था, तो मुझे जाने की अनुमति दी जाए, मदद कीजिए ताकि मैं अपनी बेटी को ब्लड मनी का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को वापस बचा के वापस इंडिया भारत ला सकूं। तो ये बात जब यहाँ की सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो वो इस मामला को देखती है। वो अब भारत सरकार को बोलती है कि एक काम कीजिए कि इस माँ को वहां भेजने का इंतजाम कीजिए और कैसे भेजिएगा, कब भेजिएगा, इसका पूरा ब्यौरा, पूरा डाटा मुझे आप दीजिए। और वहां की सरकार कहती है, रिप्लाई देती है कि हमने इस मामला को देखा है, जानते इस मामले के बारे में और लगातार हम इस पे देख रहे हैं और हमने अभी कुछ हाल ही में चेंज किया है। और इस चेंजेस में ये नियम है कि अगर कोई व्यक्ति
और प्रॉपर एक रीजन, वैलिड रीजन देता है और कितने समय के लिए उसे वहां जाना है और ये देता है, तो शायद हम कुछ उसमें कर सकते हैं, उसकी मदद जाने में कर सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप जल्दी से इसे भेजने, इसकी माँ को भेजने का वो कीजिए, इंतजाम कीजिए और कैसे भेजिएगा, क्या क्या सतर्कता बरतिएगा और क्या क्या इन्हें फैसिलिटी दीजिएगा, उन सब का ब्यौरा मुझे दीजिए और इन्हें जल्द से जल्द भेजिए ताकि ब्लड मनी जो नियम है उसके तहत अपनी बेटी को बचा के वापस ला सके। अच्छा, इसी बीच वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सॉरी मीडिया में, जब ऐसे तो ये मामला पहले से चल रहा है, 2017 में मर्डर हुआ, उसके बाद से मामला चल ही रहा है, तो इसी बीच जो नेगोशिएट होता है वो वहाँ की मीडिया से नेगोशिएट करते हुए, बातचीत करते हुए इसके मतलब जो शख्स मरा था मेहदी, उसकी पत्नी एक मीडिया में बताती है कि नेगोशिएट मतलब कि ब्लड मनी का प्राइस, कि अगर उसके परिवार हमें 5 करोड़, वहाँ की जो करेंसी उसके साथ 5 करोड़ युआनी या जो भी होता होगा, 5 करोड़ अगर मुझे मिलता है तो मैं कोर्ट से मतलब ये अपील करूंगी और कहूंगी कि उसे छोड़ दिया जाए, वहाँ मतलब जो भी होता है उसका प्रोसेस, और उसे छोड़ दिया जाएगा। यानी और ये इंडियन करेंसी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए होते हैं, वहाँ का 5 करोड़ यूनी या जो भी होता हो, और यहाँ का 1.5 करोड़ रुपए लगभग होता है यहाँ के इंडियन रुपीज में। तो ये आखिरी जो बातचीत थी जो कि वहाँ की मीडिया से बातचीत करने के दौरान उसकी पत्नी ने बताया था। मतलब ये बात साफ है कि उसकी और इसकी माँ अगर जाती है, बात करती है, तो ये नेगोशिएट हो सकता है, बातचीत नेगोशिएट से मामला हल हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट वहाँ के इसे छोड़ देगी। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तो हमारी अच्छी कहानी यही थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई और सच्ची घटना में कल रात 9 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।